बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ट्विटर पे इस वक्त, या ट्विटर आप कह लीजिए या एक्स जो नया नाम है ट्विटर का, तो जो एक्स पर इस वक्त लम्स टॉप ट्रेंड कर रहा है। लम्स टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आज लम्स तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर उन्होंने जो तलबा हैं उनके सवालों के जवाब दिए, और कुछ सवालों का वो जवाब अच्छा दे पाए, कुछ का नहीं दे पाए, कुछ में वो बौखलाहट का शिकार भी हुए। और उस पर वो तमाम तलबा जिन्होंने बोल्ड क्वेश्चंस किए हैं उनको ट्विटर पर उनके क्लिप्स को शेयर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के उनके जवाबात को देते हुए जो पेश दरपेश मुश्किलात थी उसका जिक्र किया जा रहा है। बहरहाल ये ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है लम्स, और उसमें 4-5 तलबा जो हैं वो अपने बोल्ड क्वेश्चंस की वजह से काफ़ी दादो तहसीन समेट रहे हैं, और वज़ीर आज़म की एक तरह से ट्रोलिंग हो रही है। ये है मुख्तसर सा किस्सा। अब सवाल ये पैदा होता है ऑन अ लाइटर नोट कि वज़ीर आज़म गए ही क्यों भाई यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये तो सबको पता है कि ये अब इमरान खान की डोमेन है, या इमरान खान किंग है यूनिवर्सिटीज़ का। ये तो मरीम नवाज़ को भी समझ आ गई बात। वो भी पिछले दिनों उन्होंने प्रोग्राम बना के जीसी में कैंसिल कर दिया। वो अगर जाती तो इससे ज़्यादा सख्त सवालात का सामना होता लम्स में। फिर भी मैंने लम्स में काम किया हुआ है 1.5 साल तक। मीडिया में आने से पहले 2005 में 2004-5 में 1.5 साल मैंने लम्स में आईटी डिपार्टमेंट में, मेरा बैकग्राउंड चूंकि आईटी का है तो मैं आईटी प्रोफेशनल के तौर पे वहाँ पे मैंने काम किया। 1.5 साल तक मैंने उसके इन्वायरमेंट को बड़ा करीब से देखा, और मैं ये बात जानता हूँ कि वहाँ के तलबा इंतहाई मुहज़्ज़ब, इंतहाई तमीज़दार, कल्चर्ड, एक अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, और वो कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करते, किसी से मिसबिहेव नहीं करते। कभी आप किसी को उस तरह से बदतहजीबों की तरह शाउट करता एक दूसरे के ऊपर नहीं सुनेंगे। वहाँ पर आर्गूमेंट बिल्ड किया जाता है, और आर्गूमेंट बिल्ड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप अपनी बात को एक दलाइल के साथ कर सकते हैं। और याद रखिए कि आज जो सवालात हुए हैं किसी भी स्टूडेंट ने बदतमीज़ी नहीं की, और इतने शानदार अल्फाज में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया। इसीलिए शायद ये बात, कोई बदतमीज़ी की होती वज़ीर आज़म के साथ तो शायद इनको इतनी अप्रिसिएशन ना मिल रही होती, लेकिन इन्होंने अपने जहनों में उठने वाले सवालात को इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके से और शानदार अल्फाज के साथ प्रेजेंट किया। तभी स्टूडेंट्स जो हैं उनके सवालों पर बाकी लोग तालियां भी बजाते रहे। और जो लोग तालियां बजाते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा होता है। मैं आपके सामने कुछ क्लिप्स शेयर करता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, इलेक्शंस क्यों नहीं हुए, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। कैसे, किन अल्फाज में इस तालिबा ने सवाल किया, जरा सुन लीजिए। Right? So does it involve following the constitution? Like following the constitution? Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? अब एक तो ये जो तवील तालियां हैं, लंबी तालियां बजी हैं, इसका मतलब ये होता है कि तमाम तलबा, उनके जहनों में भी ये सवाल है, या उन्होंने, एक बच्ची ने उन तमाम स्टूडेंट्स के जज्बात की तर्जुमानी की है, और उस तर्जुमानी पर वो इतना खुश हुए हैं कि वो उसके लिए लंबी तालियां बजा रहे हैं। दूसरा यह है कि इस बच्ची को फिर कोई समझाए ना कि जनाब वो 3-2 का फैसला नहीं था, वो तो 4-3 का फैसला था। वो जो इलेक्शन की डेट दी थी वो तो मुमकिन ही नहीं थी, वो तो उमर अता बंदयाल दे ही नहीं सकते थे। और वो जो पंजाब का फैसला था, वो खैबर पख्तूनख्वा का फैसला था, वो तो पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, वहाँ पर फैसला होकर आता तो फिर हो सकता था, फिर 183। ये सारी बातें इस बच्ची को समझाए ना कोई। क्यों ये बच्चे कन्विंस्ड हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे? आज भी इस बात पर खड़े हैं ये बच्चे, और सब तालियां बजाकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम भी यही सोच रहे हैं कि 90 दिन में तो इलेक्शन होने चाहिए थे। क्यों 90 दिन में नहीं इलेक्शन हुए? तो यूथ के जहनों में ये सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? ये आज इस स्टूडेंट ने सवाल किया। मैंने जैसा कि कहा, बच्चों ने बदतमीज़ी नहीं की, बदतमीज़ी इस लड़के ने भी नहीं की, लेकिन इसका सवाल थोड़ा सा बोल्ड था कि आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं 50 मिनट से, और बिल्कुल लहजा भी धीमा और इज्जत देने वाला था, लेकिन सवाल बहरहाल सख्त था। सुनिए क्या कहा इस नौजवान ने। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतज़ार कर रहे हैं, और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो,
उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। अच्छा, अब देखें, इस सवाल का जवाब वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत तफसील से दिया और अच्छे तरीके से दिया। मसलन उन्होंने कहा कि देखिए, ये मेरी कोई आईनी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि मैं आपसे आके इंटरेक्ट करूं। मैंने आपसे इंटरेक्ट करना अपनी इजाफी ज़िम्मेदारी के तौर पर ज़रूरी समझा। आपने इसको कबूल किया और आप आए। आप पर भी कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। अगर मैं लेट था 50 मिनट तो आप हॉल छोड़ के जा भी जा सकते थे। अगरचे ये कल्चर बन गया है कि घंटों, अभी 50 मिनट तो फिर भी चले कम वक्त है, लेकिन घंटों लेट आते हैं वुज़रा। इवन वुज़रा ने किसी तकरीब में जाना होता है तो घंटों लेट आते हैं, और बाज़ औक़ात तो दावतनामे पर अपना कार्ड लिखवा कर भी नहीं आते। तो हमारे यहाँ तो हालात ये हैं, फिर भी वज़ीर-ए-आज़म 50 मिनट सिर्फ लेट हुए हैं। लेकिन इस स्टूडेंट को के तालियां क्यों बजी? देखिए, बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि यूथ जो है, यानी गुस्सा इनको और चीज़ों का है। जैसे बहुत सारे शिकवे हैं यूथ को, लेकिन उन्होंने ज़रा सख्त सवाल करना था स्टूडेंट ने, तो कह दिया कि जी आप लेट क्यों आए हैं। यानी जो अच्छा नहीं लगता उसकी फिर कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। तो ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ कि जज्बात का इजहार है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, एक और ज़रा क्लिप देखिए। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनडेमोक्रेटिक फैक्टर्स असरअंदाज होने। देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज में कितना अच्छा सवाल किया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या अनडेमोक्रेटिक फैक्टर्स जो असरअंदाज हो रहे हैं। मिसाल उसने दी कि कराची में पीटीआई और जमात इस्लामी जीती, मगर फिर न जाने क्या हुआ। उस पर सब लोगों ने तालियां भी बजाईं। उन्होंने कहा कि यही अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, एक लार्जर स्केल पर हो रहा है। और फिर उनके सवाल पर तालियां बजी और वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया कि तालियां बहुत बज रही हैं। इवन उन्होंने आखिर में कहा भी कि जनाब अब तालियां ख़त्म हो जाएं तो मैं कोई जवाब दूं इसका। सुनिए ज़रा ये भी। Thank you so much, sir, and it's an honor and privilege to have you in front of us. My question stems from the previous question, which was on the election date. But when you look at the election process, what measures would you, as a caretaker government, be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? And from that, I would use the example of the recent elections which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat Islami collectively, they won a majority. But I don't know what happened. सारे नो मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन पीटीआई वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक पीपी का ही चेयर बना था। पीपी का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था। आई सी दिस हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल एज वेल, एंड या यू एज अ caretaker government, I think, can have an impact on regulating the election commissioner. So over to you. Once we are done with the clapping part, I'll start. उन्होंने आखिर में कहा कि जी once we are done with the clapping part, then I start. अच्छा, अब देखिए, मामला ये है कि इस नौजवान ने सवाल किया। अब ये हर यूथ के हर जो इंडिविजुअल है उसके दिमाग में मौजूद है कि जनाब कैसे ये सब मैजिक हो रहा है कि पीटीआई ने और जेयूआई ने इलेक्शन जीता, लेकिन मेयर किसी और का बन गया। और वो कह रहे हैं अब ये लार्ज स्केल पर हो रहा है, और उस पर सब हंस दिए। यानी कि एक मजाक बन गया है, ये एक फ़नी सी चीज़ हो गई है। उस पर सबको हंसी आ गई कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और फिर वो कहते हैं कि जी ये अनडेमोक्रेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो असरअंदाज हो रहे हैं इलेक्शंस पर, यानी मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त है कि जिस मज़ाहिया अंदाज में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उस पर ये यूथ के सवालात हैं। और उन्होंने बग़ैर किसी जज्बात में आए बच्चे ने, बग़ैर किसी ज़ोर लगाए या गाली दिए या सख्त अल्फाज कहे, उसने अपना मतवा नज़र बयान किया। और ये एक, मैं समझता हूँ कि यूथ की तर्जुमानी हो रही थी। फिर एक और स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन किया, ज़रा ये भी सुन लीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब सज़ा जुर्म से बड़ी हो जाए, यानी जुर्म इतना नहीं हुआ, सज़ा लेकिन उसकी बहुत बड़ी मिली है, तो फिर क्या होगा? ज़रा सुनिए। Your position over here that
if a state gives rights to its citizens, then there should be some responsibilities. And I'm sure we all agree we don't want the outcome which you just described in Iraq or Iran, sorry. But I feel like all of us over here do not want the outcome that we're currently seeing in Pakistan. That is when the penalties are not proportionate to the crime committed, even if calling that a crime is just going against rules and regulations. Like, for instance, you're referring to 9th May? And the outcomes of it. Be open. Why are you hesitant? Nobody is stifling you here. Come on, let me. And sir, the reason why I am not open and some of us may not be able to be open let is me another take the initiative. Let me be the open guy. Okay? अच्छा, आप वो ये देखें, कह रहे हैं कि जब जुर्म जो है वो किसी सज़ा जुर्म से भी बड़ी हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि क्या आप 9th में की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा बी ओपन। तो उसने कहा कि मैं इसलिए ओपन नहीं हो रहा, या हो सकता है कि बाकी लोग भी इसलिए ओपन ना हो रहे हों क्योंकि अभी यहीं तक कहा था तो बात कट गई। ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहा था कि हम इसलिए ओपन नहीं हो रहे कि हम ओपन हो नहीं सकते, इस वक्त ओपनली बात नहीं कर सकते, इतनी कदगने हैं, शायद इसलिए हम इस पर बात नहीं कर सकते। तो ये इस नौजवान का सवाल था। फिर एक बच्ची ने ये सवाल उठाया कि आप जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, इतने मसाइल हैं, इतने जो है इकनॉमिक इश्यूज़ हैं और चीज़ें हैं, आप आखिर आपने क्या सोच कर लम्स आए हैं? आपके दिमाग में क्या था यूथ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए? आप पता आए ही क्यों हैं आप? ज़रा सुनिए क्या बच्ची सवाल कर रही है। Economic growth, increasing debt, political instability and whatnot. I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating question. No, I don't get humiliated by I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. अच्छा, अब ये सवाल हुआ है कि इतने सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है, आपने क्या सोचा, क्या आप किस चीज़ ने आपको तहरीक दी कि आप लम्स आएँ और आकर यहाँ पर स्टूडेंट से मुखातिब हों? अब ये वो सवालात हैं जो शेयर हो रहे हैं। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने इसके जवाबात भी दिए हैं, कुछ जवाबात उन्होंने सही अच्छे भी दिए होंगे, कुछ जवाबात पे उन्होंने सेटिस्फाई करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन बहरहाल एक्स पर या ट्विटर पर यही शेयर हो रहे हैं सवालात। ट्विटर पर अगर ये शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगेन शेयर करने वाले भी समझते हैं कि अच्छा हमारे भी ख्यालात की तर्जुमानी हो गई है। तो शुरू में जो बात मैंने मजाक में की थी कि भाई ये जो यंग यूथ के जो अड्डे हैं ना, यूनिवर्सिटीज़, ये इमरान खान की डोमेन है, और इमरान खान ने तो छोड़िए, चलें अब तो वो जेल में हैं, लेकिन उसकी इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसने नौजवानों के जहनों में इतने सवालात पैदा कर दिए हैं, और ये इमरान खान की ने नहीं इनको सवाल बताए या सिखलाए हैं, ये जो कुछ हो रहा है उससे ख़ुद इनके यूथ के जहनों में पैदा हुए हैं। और ये जो इस उम्र के लोग हैं, 18 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के लोग हैं पाकिस्तान में, ये 6.25 करोड़ हैं, जहन में रखिए। और वोट भी तकरीबन पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 5-7 करोड़ ही डलता है। अगर ये सारी यूथ वोट डालने के लिए आ गई तो 8-9 करोड़ डल जाएगा वोट। तो अब 8-9 करोड़ अगर वोट डालेगा, उसमें से 5-6 करोड़, या आपको याद है कि यहाँ पर जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया था इमरान खान ने, तो उस वक्त इस हुकूमत ने आते ही वो राइट इसलिए ख़त्म किया क्योंकि इनको लगता था कि ओवरसीज़ में सारी सपोर्ट इमरान खान की है, या 95% सपोर्ट इमरान खान की है, तो उसको कम्पीट नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे? अब आप इलेक्शन कराएंगे तो क्या यूथ से पहले वोट का हक वापस लेंगे और उसके बाद इलेक्शन कराएंगे? क्या करेंगे? मतलब आपका क्या प्लान होगा? इस यूथ के वोट को कैसे आप काउंटर करेंगे? और अगर आप इस यूथ के वोट को काउंट ही नहीं करेंगे और रिजल्ट्स कुछ और दे देंगे, इनको माइनस करके दे देंगे, तो फिर भी ये सवाल करेंगे, फिर भी इनके ज़हनों में सवाल पैदा होगा, और फिर भी ये तो इस यूथ को आप कहाँ उठाकर फेंकेंगे? चलिए, आपने कुछ लोगों को जेलों में डाल दिया जो एहतजाज करने के लिए निकले थे, लेकिन ये वो सारे बच्चे बैठे हैं जो एहतजाज करने के लिए नहीं निकले थे, लेकिन ये बहरहाल एहतजाज करना चाहते होंगे, या इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मौजूदा हालात के हवाले से। इन लोगों को उठाकर आप कहाँ डालेंगे, कहाँ फेंकेंगे, किस डब्बे में बंद करेंगे, किस तालाब में इनको फेंकेंगे उठाकर, ज़मीन के कौन से गड्ढे में डालेंगे? ये एग्जिस्ट करते हैं,
ये नौजवान एग्जिस्ट करते हैं, इनकी एक प्रेजेंस है, इनकी एक हैसियत है सोसाइटी के अंदर, इनका एक वोट है, ये इनका एक काउंट है, ये काउंट होंगे। इनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं इतने बड़ी तादाद में यूथ को? चलिए मैं मान लेता हूं कि ये यूथ उस फलसफे को अंडरस्टैंड नहीं कर रही जो इस वक्त रियासत का फलसफा है, मगर फिर भी इनका एक फलसफा तो है, इनकी एक सोच तो है, चाहे ये गुमराह हैं मगर फिर भी इनके पास वोटिंग राइट भी है, अपनी राय के इजहार का हक भी है। कहाँ उठाकर इनको फेंकेंगे, ये मेरा सवाल है। और आप देखिए कि ये जो है ना लोगों को अब सवाल करने का भी एक जो है वो हौसला मिल चुका है। और ये सिर्फ आप ये ना समझिए कि ये लम्ज़ में हुआ है। अब आप खानेवाल में चले जाएं, अब आप मुल्तान में चले जाएं, शुजाबाद में चले जाएं, अब आप उच्च शरीफ चले जाएं, लोग सवाल करते हैं, अपनी अपनी ज़बान में करते हैं। हो सकता है कोई सराइकी में सवाल करे, हो सकता है कोई सिंधी में करे, हो सकता है कोई पश्तो में करे, लेकिन सवाल करेंगे लोग। अब सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो इन्हें मुतमईन कर दीजिए, मामला हल हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।